हेलो एवरीवन। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं एक ही कक्षा के छात्रों के हिसाब से, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी पेपर में एक पर्टिकुलर टॉपिक है बिजनेस इंग्लिश के पेपर में, कम्युनिकेटिव इंग्लिश के पेपर में, और वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें उन्हें सेंटेंस की बातों के बारे में, ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में जानना है। और उसी के क्रम में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो को सीरीज को बनाया है। पहले भी मैं वीडियो सीरीज बना चुका हूँ सेम कॉन्टेक्स्ट में। जहां तक पिछली क्लास में हमने बनाया था, उस सीरीज को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे की सीरीज का फायदा उठाने के लिए बेहतर होगा कि आप मेरा पिछला वीडियो इस सीरीज में देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वैसे मैं बता दूं कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा पीपीयू के बच्चों के लिए भी बीबीए, बीसीए, बीकॉम प्रोफेशनल जो एकेयू में हमारे हैं, और पीपीयू में जो हमारे बच्चे हैं, बीबीएम के बच्चे, बीसीए के बच्चे या बीएससीआईटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट काम का है। बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज तो काम की चीज़ है, और बिजनेस कम्युनिकेशन में इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फिलहाल मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि क्योंकि एकेयू ने आपके सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर को डाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आइए अब हम लोग बगैर समय बर्बाद किए आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फ्रेजेस और क्लॉज के बारे में, सेंटेंस के बारे में भी बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं। अब उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और आज हम लोग जानेंगे कि क्लॉजेस तो क्या होते हैं वो हम जान चुके हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि कितने तरह के क्लॉजेस होते हैं। तो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, और वो है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। यहाँ मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आप फ्रेज और क्लॉज के डिफरेंस को समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लें। उसमें मैंने आपको तबीयत से सारी चीजें बताई है। फ्रेज और क्लॉज में मैंने फर्क बताया है, सिमिलैरिटीज बताई हैं, क्या क्या दोनों में समानताएं हैं, क्या क्या दोनों में अंतर है, बताया, उसको देख लें। खैर, फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये नॉलेज आपके पास है, तभी ये वीडियो काम का होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो पिछले वीडियो को आप लोग देख लें। अब आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉजेस: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अब आपको ऑलरेडी मालूम है, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया था। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अब तक आप लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते थे, वो नाउन को एज ए वर्ड पढ़ते थे, एडवर्ब को एज ए वर्ड पढ़ते थे, एडजेक्टिव को एज ए वर्ड पढ़ते थे, एक वर्ड को आइडेंटिफाई करते थे कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान पढ़ते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमें क्लॉज को देखना है, यानी यहाँ एक वर्ड नहीं मिलेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ, क्योंकि ये क्लॉज है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, यानी ये एक पर्टिकुलर पूरा सेंटेंस ही होगा। और इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हमको समझना होगा कि क्या है नाउन क्लॉज, क्या है एडजेक्टिव क्लॉज, और क्या है एडवर्ब क्लॉज। हमेशा की तरह बगैर मैं ज्यादा ग्रामेटिकल टर्म का इस्तेमाल किए सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाऊंगा, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल टर्म का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि वही तो आपको पढ़ना है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज अ नाउन क्लॉज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब क्लॉज, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल। या एक पर्टिकुलर क्लॉज दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा क्लॉज है और आखिर क्यों है। इसलिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को यूज तो करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी कहती है, इसलिए मजबूरी है। एनीवेज, सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन एडवर्ब क्लॉज, मैं आपको पहले सिंप्लीफाइड तरीके से समझा देता हूं। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ क्लॉज व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। Or what is an adjective clause? An adjective clause is a clause which does the work of an adjective in a sentence. And what is a noun clause? Simplify इसी तरीके से हम समझ जाएंगे. A noun clause is a clause which does the work of a noun in a sentence. अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिर ये मतलब क्या हुआ इसका। तो मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, दो सेंटेंस दिया है एक्चुअली, और इसके थ्रू मैं आपको फ्रेज भी क्लियर कर दूंगा और क्लॉज भी क्लियर कर दूंगा। Let's take the example of the first sentence, which says, At sunset, they returned home. अब मुझे सीधा इसका मतलब समझिए क्या हुआ। At sunset, जब सूरज डूबा, वे लोग वापस लौटे। ठीक। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं देखता हूं, कब लौटे, तो मुझे जवाब मिलता है एट सनसेट। दो वर्ड में जवाब मिलता है। क्या एट सनसेट कोई मीनिंगफुल वर्ड है? मीनिंगफुल तो है, इसका मतलब होता है शाम में। बिल्कुल मीनिंगफुल है। अच्छा, तो यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गया। क्या इसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट है? तो ना तो सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, ये केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो पिछली क्लास को रेफर करें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज मीनिंगफुल बट डजंट हैव सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज फ्रेज। इसका मतलब एट सनसेट यहां पर फ्रेज है। लेकिन कैसा फ्रेज है? तो ये बात कर रहा है कब लौटे, लौटने के बारे में बात कर रहा है, रिटर्न के बारे में। रिटर्न वर्ब है, और जो वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब है। इसका मतलब एट सनसेट पहली बात फ्रेज है, और दूसरी बात वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए एडवर्ब है। यानी
एट सनसेट एडवर्ब फ्रेज है। अब जरा दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। व्हेन द सन सेट दे रिटर्न्ड होम। इसमें बेसिक सेंटेंस है दे रिटर्न्ड होम, कब। अब इसके जवाब में हमें एट सनसेट नहीं मिल रहा है, इसके जवाब में हमें एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है, व्हेन द सन सेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब सूरज डूबा। इसमें हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी मिल रहा है और ये सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट भी है सन और प्रेडिकेट भी है सेट। जब सूरज डूबा, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और ये मीनिंगफुल भी है, यानी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लॉज है। लेकिन ये क्लॉज किसके तरह काम कर रहा है, ये रिटर्न के बारे में बता रहा है। रिटर्न यानी वर्ब, और जो वर्ब के बारे में बताए उसे एडवर्ब कहते हैं, यानी ये एक एडवर्ब क्लॉज का एग्जांपल हुआ। तो एट सनसेट एडवर्ब फ्रेज था, लेकिन व्हेन द सनसेट एक वाक्य में बदल गया जिसका अपना सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, इसलिए ये एक क्लॉज बन गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। द बॉयज इन द गैलरी कुड नॉट हियर। इस लाइन का मतलब बताइए। इस लाइन का मतलब हुआ कि वो लड़के जो गैलरी में थे मुझे सुन नहीं सके, या किसी आदमी को सुन नहीं सके, उनको आवाज सुनाई नहीं पड़ी। द बॉयज इन द गैलरी कुड नॉट हियर। अब मैं बात करता हूं विच बॉयज। तो द बॉयज इन द गैलरी, बॉयज के बारे में कहा जा रहा है इन द गैलरी। बॉयज यानी नाउन, किन बॉयज के बारे में, जो कि गैलरी में थे, उनके लिए बोला जा रहा है इन द गैलरी। इन द गैलरी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल है क्योंकि इसका मतलब निकलता है कि गैलरी में, लेकिन इसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं है। यानी पिछले डेफिनेशन को याद करें, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मीनिंगफुल बट डजंट हैव सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज फ्रेज, यानी ये फ्रेज की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है बॉयज के बारे में। बॉयज यानी नाउन, और जो भी नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव होता है। यानी इन द गैलरी फ्रेज है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फ्रेज को क्लॉज में बदल देंगे। क्लॉज में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें इन प्रोवाइड करना होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें डालना होगा। तो इन द गैलरी की जगह अब हम कहते हैं द बॉयज हु वर इन द गैलरी कुड नॉट हियर मी, या मुझे नहीं सुन सके या किसी और को नहीं सुन सके। अब हम बॉयज के बारे में अगर बात करें तो बॉयज के बारे में क्या कहा जा रहा है, which boys who were in the gallery। अब आप रियलाइज करेंगे who were in the gallery ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका एक वाक्य की तरह से मतलब निकल रहा है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। इसका मतलब अब ये क्लॉज बन गया, who were in the gallery, जो लोग गैलरी में थे। अब ये क्लॉज तो बन गया, लेकिन क्लॉज किसके बारे में बता रहा है, तो ये भी तो नाउन के बारे में बता रहा है, और जो भी नाउन के बारे में बताया वो एडजेक्टिव होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेरे वीडियो में, आपने देखा होगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्लॉज है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अब तीसरी तरफ की ओर बढ़ते हैं और वो है नाउन क्लॉज। नाउन के बारे में आपको मालूम है, शी होप्ड टू विन अ प्राइज। उसने उम्मीद की कि वो एक प्राइज जीतेगी। शी होप्ड व्हाट, टू विन अ प्राइज। टू विन अ प्राइज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, चार वर्ड है इसमें, मीनिंगफुल भी है, लेकिन क्या इसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट है, नहीं है। इसका मतलब ये एक फ्रेज है और मीनिंगफुल है। शी होप्ड व्हाट, तो व्हाट का जो जवाब दे वो नाउन, तो यहां पर ये नाउन फ्रेज हो गया टू विन अ प्राइज। लेकिन इसी बात को अगर हम नीचे चल करके देखें तो हम रियलाइज करेंगे कि इस फ्रेज को भी हम क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हमने इसे क्लॉज में ऐसे कन्वर्ट किया कि शी होप्ड दैट शी वुड विन अ प्राइज। शी होप्ड अपने आप में कंप्लीट बात है कि उसने उम्मीद की, दैट शी सब्जेक्ट आ गया, वुड विन अ प्राइज प्रेडिकेट बन गया, यानी शी वुड विन अ प्राइज। इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और मीनिंगफुल भी है। इसका मतलब ये डेफिनेटली क्लॉज है, और क्योंकि ये होप यानी नाउन के बारे में बता रहा है कि आखिर उसने क्या उम्मीद करी, तो उसने उम्मीद की कि वो प्राइज जीतेगी, इसलिए यहां ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये एक नाउन क्लॉज है। अब अगर थोड़ा सा मैं आपको क्विकली रिकैप कर दूं, तो थोड़ी देर पहले मैंने इसी बात को आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताया था कि एडवर्ब क्लॉज उसे कहते हैं जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। एडजेक्टिव क्लॉज उसे कहते हैं जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है।
नाउन क्लॉज उसे कहते हैं जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है। तो आप लोगों ने इस बात को देखा कि हमने हर एक सेंटेंस में एक फ्रेज को भी रखा था समझने के लिए, और उसी फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डाल करके बाद में उस सब्जेक्ट को उस फ्रेज को हमने क्लॉज में बदल दिया, लेकिन उसका नेचर नहीं बदला। जब फ्रेज के रूप में वो नाउन था तो क्लॉज के रूप में भी वो नाउन रहा, जब फ्रेज के रूप में वो एडजेक्टिव था तो क्लॉज के रूप में भी एडजेक्टिव रहा, और जब फ्रेज के रूप में वो एडवर्ब था तो क्लॉज बनने के बावजूद भी वो एडवर्ब रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो तीन तरह के आपके क्लॉज होते हैं, ये तीनों क्लॉज आप समझ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, अलग अलग सेंटेंसेस को लेकर समझने की कोशिश करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप इस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे ही आपके सामने सेंटेंस आएगा, आप तुरंत एक झटके में पहचान जाएंगे कि सेंटेंस में वो नाउन की तरह काम कर रहा है कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर वर्ब के बारे में बता रहा हो तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हो तो एडवर्ब है, अगर दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में बता रहा हो तो भी वो एडवर्ब है। अब पहचानना केवल आपको इतना है कि वो सेंटेंस है क्या। अगर वो सेंटेंस है तो फिर वो क्लॉज है, और अगर वो सेंटेंस नहीं है, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो वैसी कंडीशन में वो फ्रेज है। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं नाउन जो कि एक नेमिंग थिंग होती है, तो आपने हमने इन चीजों को देखा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो अब हम क्लास को थोड़ा आगे ले जाएंगे, और अगली क्लास में हम लोग एक और चीज को पहचानने की कोशिश करेंगे, और वो होगा काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इस तरह की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं अगर आपको एक बात और बताऊं तो थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप लोग समझ पाएंगे। एग्जामिन द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मैंने एक सेंटेंस कह रहा हूं, आई नो वेयर शी लिव्ड। आई नो मैं जानता हूं, व्हाट, जो व्हाट का जवाब दे वो नाउन, वेयर शी लिव्ड, यानी वेयर शी लिव्ड यहां पर नाउन बन के काम कर रहा है, और क्योंकि वेयर शी लिव्ड एक पूरा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, यानी ये क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस देखें, आई वेंट टू द प्लेस वेयर शी लिव्ड। आई वेंट टू द प्लेस, विच प्लेस, प्लेस। अब इसके बारे में एडजेक्टिव को हमें जवाब देगा वेयर शी लिव्ड, जहां वो रहती थी। नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहां वेयर शी लिव्ड एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज। ध्यान से एग्जांपल को देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगले सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, आई वेंट वेयर शी लिव्ड, मैं वहां गया जहां वो रहती थी। आई वेंट वेयर शी लिव्ड, वेंट वेयर, वेंट यानी वर्ब, कहां गए, जहां वो रहती थी, यानी वेयर शी लिव्ड यहां पर एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, इस स्क्रीन को देखिए। आई नो वेयर शी लिव्ड यहां पर ये नाउन के रूप में काम कर रहा था, नाउन क्लॉज के रूप में। आई वेंट टू द प्लेस वेयर शी लिव्ड एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। आई वेंट वेयर शी लिव्ड एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज। लेकिन तीनों सेंटेंस में हाईलाइट करने के लिए मैंने क्लॉज को रेड पेन से लिखा है, और तीनों जगह एक ही रेड पेन से लिखी गई चीज है, वेयर शी लिव्ड, लेकिन सेंटेंस में इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पहली नजर में आप इसको पहचान लेंगे। वैसे अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो एक और तरीका भी होता है, लेकिन मुझे इस तरीके पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं कई बार उनको एक शॉर्टकट चाहिए होता है, तो आप इस शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कौन, किसको या क्या का जवाब मिलता हो क्लॉज के रूप में तो फिर वो नाउन क्लॉज होता है, कौन सा का जवाब मिलता हो तो फिर वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में इसका जवाब मिल रहा हो तो फिर वो एडवर्ब क्लॉज होता है। तो ये नोट आप बना सकते हैं। वैसे मैं इस बात पे एम्फसाइज करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, पूछ देख के मत पहचानिए, पूरा पूरा नॉलेज रखिए कि इसमें क्या है और ये क्या हो सकता है, तो वो चीजें आपके काम में आती है, वो चीजों आपको मदद करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो जानकारी है मैंने आपको दी है, आपको काफी काम आएगी, और अगर आपके कोई सवाल हो तो उनका हम वेलकम करेंगे। और इसी के साथ मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि एसएमएच के चैनल को जरूर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और इस तरह के एजुकेशनल जो टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं, बीबीए के स्टूडेंट के लिए, बीसीए के स्टूडेंट के लिए, एससीआईटी के स्टूडेंट के लिए, बिकम प्रोफेशनल के स्टूडेंट के लिए काम की जो चीजें हैं इस पोर्टल पर हम लोग डालते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप ये जानकारी आपके काम आई होगी। आई विश यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच।